हेलो। आज हम चर्चा करेंगे गणित के टॉपिक औसत पे। औसत सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होता है और सबसे इजी प्रश्नावली मानी जा सकती है इसकी। तो हम जानते हैं सबसे पहले कि औसत है क्या। ठीक है, तो औसत क्या होता है? एक एकल संख्या या मूल्य है जो किसी डेटा के एक सेट का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात किसी भी औसत डेटा समूह का अंकगणितीय माध्य होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो 2, 4, 6, 8 ये कुछ संख्याओं का एक समूह है। इसका औसत 6 है। ठीक है, अर्थात 6 इन सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इन संख्याओं का एक माध्य मान है 6, जो कि सभी संख्याओं का एक माध्य रूप में प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, अतः समूह का औसत अगर हम इसे एक सूत्र के रूप में देखें तो क्या होता है कि औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इस एग्जाम्पल को अगर हम इस सूत्र के हिसाब से करें तो राशियों का योग यहाँ पे दी गई सभी राशियों का योग हम यहाँ पे पहले करेंगे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इन सब का योग कर देंगे। और इन राशियों की संख्या यहाँ पे हमको दे रखी है 5। तो हम यहाँ पे देखेंगे इन सभी का योग कितना आ रहा है। इन सभी का योग जब हम करेंगे तो आएगा 30। ठीक है, और भाग लगाएंगे 5 का, तो यहाँ पे औसत हमारा आएगा 6। और ये 6 हमारा क्या हो गया यहाँ पे औसत। अब अगर हम इस रूप में अगर हमको कोई और क्वेश्चन दिए हुए हों इस क्रम के अंदर, अर्थात किसी क्रमागत रूप के अंदर हमको कोई भी संख्याओं को कोई सेट दे रखा हो और हमको पूछ लिया जाए कि इनका औसत क्या होता है, तो उन क्रमागत संख्याओं को औसत को सेट को हम क्या करते हैं, एक आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पहले से ही आरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये पहले से ही आरोही क्रम में है, अर्थात सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लास्ट में दी हुई। तो इन सभी संख्याओं के बराबर हिस्से देखते हैं कि इधर और इधर बराबर हिस्से रहे और बीच वाली जो संख्या हो जाती है वो उसका औसत कहलाती है। अर्थात किसी भी संख्या क्रमागत संख्याओं की जो माध्यिका होती है वो उन संख्याओं का औसत कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रूम में, अर्थात इन सूत्र का फिर हमको कोई ज़रूरत नहीं, बिना सूत्र को देखे हम सीधा कर सकते हैं औसत। हम इसका बता सकते हैं 6। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार के आगे क्वेश्चन करते हैं, वो देखते हैं क्या होता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि एक कक्षा के 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक दे रखे हैं, जिनमें प्राप्तांक है हमको है 15, 25, 10, 20, 30 ये कुछ प्राप्तांक है और इनका हमको प्राप्त करना है औसत। तो औसत का हम सूत्र जानते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहाँ पे पहले योग कर लेंगे 15, 25 + 10 + 20 + 30 बट्टे संख्याएं दे रखी है हमको 5 और इन सभी संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, ये 50 हो गया, ये 50 हो गया, अर्थात 100 बट्टे 5 बराबर आ जाएगा 20। ये हमारा यहाँ पे आ गया औसत। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अगर हम देखें माध्यिका वाले रूप से, तो माध्यिका वाले रूप से ये सूत्र इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 10, उसके बाद में आ जाएगा 15, उसके बाद में आ जाएगा 20, उसके बाद में आ जाएगा 25, उसके बाद में आ जाएगा 30। तो इसके अंदर अगर सेट के रूप में देखें तो 2 इधर, 2 संख्याएं का मान इधर और बीच वाली संख्या आ जाएगी 20, अर्थात इनका औसत आ जाएगा 20। इसको बिना किसी सूत्र के, बिना किसी सहारे के हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसका हम सीधा देख के उत्तर बता सकते हैं कि इसका उत्तर आएगा 20। ठीक है, तो इसको हम सूत्र से भी कर सकते हैं और बिना किसी सूत्र के भी कर सकते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 10 राशियों का औसत 12 है, तो राशियों का योग कितना होगा। अर्थात इसने औसत दे दिया है हमको, औसत दे रखा है 12 और राशियों की संख्या दे रखी है 10। तो हम जानते हैं सूत्र औसत होता है योग बटे राशियों की संख्या। औसत हमको दे रखा है 12
बराबर योग हमको पता नहीं है, हमको सिर्फ संख्या दे रखी है, ठीक है, क्योंकि ये इस रूप में है तो इसको हम जब हल करेंगे तो योग बराबर आ जाएगा 12 गुणा 10, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 120। तो उन सभी राशियों का जो योग होगा वो आएगा 120। ओके, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा के 20 छात्रों के अंकों का योग दे रखा है 260, तो विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे। यहाँ पे दे रखा है छात्रों की संख्या और हमको औसत पूछा है, ठीक है। औसत के लिए हमको यहाँ पे योग दे रखा है 260, छात्रों की संख्या दे रखी है 20, तो हम कह देंगे 260 में भाग लगा देंगे संख्या 20 का, और बच के 26 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 13 बार, ठीक है। इन सभी विद्यार्थियों के अंक जो हैं उनका औसत प्राप्तांक कितना आ जाएगा 13, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्रमशः इतने दिए हुए हैं। विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 20.5 है, तो औसत प्राप्तांक है तो अक्स का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और ये विद्यार्थियों की संख्या दे दी और ये विद्यार्थियों का औसत दे दिया। औसत का वही सूत्र, औसत बराबर हो जाएगा योग बट्टे कुल संख्या। तो यहाँ पे हम पता है कि योग कितना आएगा, इन सभी को अगर हम ऐड कर दें, औसत हमको दिया हुआ है 20.5 बराबर योग आ जाएगा 50 और इनका योग आ जाएगा 40 40 90 और इनका योग आ जाएगा 40, इनका आ जाएगा 50 और 10, ठीक है। ये 50 50 100 और ये 40 40 80 180 190, ठीक है। तो इनका योग आ गया 190 प्लस x बट्टे विद्यार्थियों की संख्या है 10, बराबर ये 10 ये बट्टे 1, फिर गुणा करेंगे इनका तो ये 20.5 हो जाएगा गुणा 10 से, और ये 190 प्लस x 1 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 205 बराबर 190 प्लस x। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 205 में से घटा देना है हमको 190 को, तो आ जाएगा 15, अर्थात x का मान आ गया 15, ठीक है। बहुत इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत राशियों का औसत अगर 8 है तो सबसे बड़ी राशि कौन सी होगी। यहाँ पे दे रखा है 5 क्रमागत राशियाँ हैं, ठीक है, और उन सब का औसत 8 है। तो ये क्वेश्चन उसी हिसाब से होगा माध्यिका वाले से, यानी कि आरोही क्रम में अगर हम व्यवस्थित करते हैं सबसे छोटी ये संख्याएं इस प्रकार से, तो ये बीच वाली राशि का मान दे रखा है यहाँ पे 8, ये मान 8 दे रखा है, और इसके 2 साइड में हैं और 2 उस उधर साइड में, ठीक है। अर्थात बीच के अंदर 8 आनी चाहिए और ये क्रमागत रूप से हैं, अर्थात बीच की राशि हो गई 8 और 2 राशियाँ इधर हैं, 2 राशियाँ उधर हैं, अर्थात ये राशि 8 से छोटी 7, ये 6 और ये 9 और ये 10, ये राशियाँ आ गई। इनका हम योग करके भी चेक कर सकते हैं, 6 7 8 और 9 10 का। तो योग करेंगे कितना आ जाएगा इनका योग,
इनका योग हो जाएगा 13 और 21, 30, 40, ये 40/5 बराबर हो जाएगा 8। ये इनका औसत सही, अर्थात ये क्रमागत राशियाँ इस रूप में आ जाएंगी। इसमें पूछिए कि सबसे बड़ी राशि, तो सबसे बड़ी राशि हो जाएगी यहाँ पे सबसे बड़ी राशि कौन सी हो जाएगी? 10। ये इसने उत्तर पूछा है। ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसने पूछा है कि 6 क्रमागत प्राकृत राशि संख्याओं का औसत यहाँ पे 10.5 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा? 6 क्रमागत संख्याएं और प्राकृत संख्याओं का औसत उसने 10, अर्थात 6 क्रमागत अगर हम इस रूप में लिखेंगे तो जो मान है वो औसत का मान दे रखा है इन दो राशियों का, अर्थात यहाँ पे औसत का मान आएगा 10.5। तो संख्याओं की छोटी और बड़ी संख्याएं बतानी है आपको, ठीक है। तो ये 10.5 कब आ सकता है? 10.5 किसका आधा होता है? 10.5 अगर हम इसको दुगुना करें 10.5 को तो कितना आता है? अगर हम 10.5 को दुगुना करें या फिर हम ये चीज़ देखें 10.5 किसके बीच में आ सकता है? अर्थात 11 हो इधर और इधर अगर 10 हो, इनका मान जो आएगा वो कितना आएगा? 10.5। अर्थात 21 के अंदर अगर 2 का भाग दें तो इनका मान आ जाएगा 10.5। यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग करना होगा और उनके बीच का जो माध्य होता है वो होता है 10.5, और ये औसत हमको दिया हुआ है। तो इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 13। ये जो क्रमागत रूप से इन संख्याओं का मान आ गया, यही हमको पूछा है इसने। इसके बाद में इसने पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे छोटी संख्या हमको पता है 8 है और सबसे बड़ी संख्या है 13। इन दोनों का योग पूछा है इसने, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना जाएगा? 21। ये हो गया ये उत्तर। आगे देखते हैं। लगातार कुछ प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी 7 और सबसे बड़ी 21 है, तो राशियों का औसत कितना होगा? लगातार कुछ प्राकृत संख्याएं दे रखी है हमको। कुछ प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी इसने दे रखी है 7 और सबसे बड़ी दे रखी है 21, क्योंकि ये लगातार है, ठीक है। तो लगातार के रूप में अगर हम इनको रखें तो इनका क्रम वाइज रूप ये हो जाएगा, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। इस रूप में हम इनको रखेंगे कहाँ तक? सबसे बड़ी संख्या है 21 तक, ठीक है। तो इन राशियों का इसने पूछा है औसत। अगर हम इनको इस रूप में देखें तो 7, 8, 9, 10 और 10 राशि, ये 4 राशियाँ ये हो गई और 20 तक 10 राशियाँ वो हो गई और एक राशि ये हो गई। तब 11 और 4 15 राशियाँ हो गई कुल मिला, ठीक है। तो 15 राशियाँ मतलब कि 7 राशियाँ इधर और 7 राशियाँ इधर, बीच का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? इनका औसत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई 11, ये हो गई 12 और ये 13, अर्थात ये 7 राशियाँ हो गई और यहाँ वाली 8वीं राशि, अर्थात 8वीं राशि क्या हो जाएगी? इनका औसत संख्या हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कुल राशियाँ हैं 15 राशियों के अंदर 7 राशियाँ और 7 राशियाँ इधर, बीच वाली जो संख्या होती है वो क्या होगी? औसत, ठीक है। तो इन संख्याओं का औसत कितना आ गया? 14। ओके, आगे देखते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत किसने दे रखा है? 17। तो सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगी? विषम संख्या हम जानते हैं
क्योंकि जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो सभी विषम संख्या होती है। और 7 क्रमागत है, अर्थात 3 संख्याएँ इधर और 3 संख्याएँ इधर, बीच वाली संख्याएँ वो कितनी हैं? 17। 17 से छोटी जो विषम संख्या होती है वो होती है 15, 15 से छोटी होती है 13, 13 से छोटी होती है 11, और 17 से बाद में 19, बाद में 21, बाद में 23। तो सबसे बड़ी विषम संख्या हो गई 23। तो इसने पूछिए सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 23। कुल मिला के औसत जो मान होता है, औसत में सबसे अधिक जो हमको देखने वाली चीज़ होती है कि औसत अंकगणितीय जो भी संख्याएँ, अंकगणितीय जो भी मान होते हैं, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक, उनमें सब चीज़ों उसमें मिक्स होती हैं। अर्थात केवल वो माध्य नहीं होता, उसमें माध्यिका भी सम्मिलित होती है, उसमें बहुलक भी होता है, सब कुछ होता है औसत के अंदर। तो अगर क्रमागत रूप से होता है औसत, तो क्रमागत रूप से सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व रूप में अगर हम देखें तो वो उस सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती है माध्यिका रूप में। अर्थात उनको क्रमागत रूप के अंदर हम अगर आरोही क्रम में अगर लिख लें, सबसे छोटी से लेकर बड़े रूप में, तो बीच वाला जो एकदम बीच वाला पॉइंट होता है वो सदैव उसका क्या रहेगा? औसत रहेगा। ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ देखने की ज़रूरत होती है। ओनली देखने के बाद में हमको तुरंत उत्तर समझ में आ जाता है। ठीक है, अगला जब हम देखते हैं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत दे रखा है इसने n, आगे की 2 संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा घुमाव देने के लिए संख्याओं की जगह क्या लिख दिए जाते हैं? कुछ नंबर्स लिख दिए जाते हैं, जैसे n, m, n, कुछ भी। तो उससे क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इस वजह से। तो इसने ये रख रखा है कि 5 क्रमागत रूप में, अर्थात 5 क्रम रूप से होंगी संख्याएँ, इनका बीच वाला जो मान आ रहा है वो आ रहा है n। अगर हम आगे की 2 और संख्याएं सम्मिलित कर लें, ये संख्याएं होगी अष्टक। ठीक है, तो इनके अंदर औसत जो मान होगा वो औसत मान यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात 3 यहाँ पे और 3 इधर, बीच वाला जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनका औसत। अर्थात n आ रहा था तो n की क्रमागत रूप में है, अर्थात एक आगे वाली संख्या हो जाएगी औसत। तो n+1 क्या हो जाएगा? इसका औसत मान। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसमें आगे देखो, फिर से वही सही क्वेश्चन है। m से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत n दे रखा है, जो कि प्रारंभ हो रही है m से। तदनुसार m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या होगा? अर्थात क्वेश्चन वही है, ये आरंभ हो रहा है m से और ये 5 पूर्णांक है कुल मिला के, और बीच वाला जो औसत आ रहा है वो आ रहा है n यहाँ। तो अगर इसको हम सम्मिलित कर लिया जाए यहाँ से m+2, m+2 बराबर संख्या स्टार्ट होगी n से, जो हमारा पहले औसत आ रहा था, अब आरंभ वहाँ से होगा औसत से। ठीक है, और इसके आगे हमको रखना है, इसके आगे वाले 6 क्रमागत पूर्णांक होगा औसत, यानी कि n आ गया, इसके आगे 6, ये आ गए 6 क्रमागत पूर्णांक, और इनका हमको क्या बताना है? औसत। ओके, क्योंकि क्रमागत रूप से हैं सभी, तो औसत हमको दे रखा है n। अब ये स्टार्ट हो रहा है n से, तो n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, ये क्रमागत रूप से आगे संख्याएँ। ठीक है, तो जो औसत आएगा वो हमको पता है कि 6 दे रखे हैं, अर्थात बीच वाले 2 पूर्णांकों का योग के रूप में हमको औसत प्राप्त होगा यहाँ से, अर्थात n, n+1, n+2 और n+3, अर्थात n+2 प्लस n+3, और इनके बीच में जो आएगा वो आएगा औसत। क्या हो गया? 2n + 5/2 बराबर n + 2.5।
ये आ जाएगा हमारा औसत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पाँच के प्रथम 15 गुणजों का औसत क्या है? अर्थात इसने 5 के गुणज दे रखे हैं। 5 के प्रथम 15 गुणज के अगर हम लिखें तो पहला 5 का गुणज होता है 5, और क्योंकि हम 15 गुणज यहाँ पे लिखेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरा 10, 15 और अंतिम अगर हम गुणज देखें तो 75, अंतिम गुणज हो जाएगा 75। ठीक है, तो इसने पूछा है कि इन सभी का औसत मान कितना आएगा। तो अगर क्रमागत रूप से कोई भी संख्याएं इस प्रकार से दी हुई हों, जैसे क्रमागत रूप से 1 से लेकर 100 तक के गुणज का, 1 से लेकर 100 तक जो भी प्राकृत संख्याएं होती हैं उनका औसत पूछ ले, या फिर हमको कोई क्रमागत विषम संख्याएं दे रखी हों बहुत सारी, उनका बीच का जो औसत पूछ ले, तो इन सभी संख्याओं के बीच का जो औसत होता है, औसत मान होता है, उसके लिए हम सबसे बेस्ट फॉर्मूला अपनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि औसत सदैव हमको पता होता है कि बीच वाली कोई ना कोई एक संख्या होती है। अर्थात जो छोटी होती संख्या और जो बड़ी संख्या होती है उसके एकदम बीच का जो पॉइंट होता है वो किसी भी दी गई संख्याओं या क्रमागत रूप से दी गई संख्याओं के बीच का जो औसत मान होता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है उन संख्याओं का औसत। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या दे रखी है 5 और सबसे बड़ी संख्या दे रखी है 75, और उनके बीच वाली जो संख्या होती है वो इनका क्या आएगी, औसत मान। अर्थात 5 और 75 को अगर हम जोड़ दें तो इनका मान आ जाएगा 80, 80 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा तो आ जाएगा 40। अर्थात 5 के प्रथम जो भी 15 गुणज होंगे उन 15 गुणजों का जो औसत मान आएगा वो आएगा 40। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दे रखा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात प्रथम 10 सम संख्याएं हम जानते हैं कि प्रथम 10 सम संख्याएं के अंदर पहले आ जाएगी 2 सम संख्याएं वो होती है जो 2 से विभाजित हो जाए। अर्थात पहली संख्या आ जाएगी 2, 4, और अगर हम अंतिम संख्या देख लें सम संख्या तो वो आ जाएगी 20। ये तो संख्याएं आ गई इस प्रकार से, परंतु इसने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में ये दे रखा है कि औसत जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अर्थात ये सम संख्याएं 5 से विभाजित होने वाली होनी चाहिए। सम संख्याएं 5 से अगर विभाजित हों तो हम जानते हैं कि 5 से पूर्णतः विभाजित सम संख्याएं और तो कुछ हो ही नहीं सकती। 2, 4, 6, 8 ऐसे तो आती नहीं है। सिर्फ एक संख्या जो आती है वो आती है 10, और आती है 20, 30। इसी प्रकार से अगर 10 संख्याएं हैं तो अंतिम संख्या आ जाएगी 100, और इनका औसत पूछा है इसने तो 100 का औसत हो जाएगा सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। हम अगर औसत का दूसरा रूप सूत्र अपनाएं तो यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र आ जाएगा, यहाँ से 10 + 100/2 बराबर आ जाएगा 110/2 बराबर आ जाएगा 55। अर्थात प्रथम 10 सम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं उनका औसत मान आएगा 55। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, n संख्याओं का औसत a है और पहले की 2 संख्याएं एवं बाद की 3 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं क्रमागत पूर्णांक हो एवं विषम संख्याएं हो तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखा है n संख्याओं का औसत दे रखा है इसमें a, और उनमें हमको ऐड करना है पहले की 2 संख्याएं और बाद की 3 संख्याएं, और संख्याएं क्रमागत पूर्णांक होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n संख्याएं हमको नहीं पता है कितनी है, परंतु हमको इनका औसत पता है कि इनका औसत है a। अगर हम इन संख्याओं के अंदर ऐड कर लें पहले की 2 संख्याएं और बाद की
3 संख्याएं और ऐड करना, तो हमको नया औसत बताना है। अर्थात कुल मिला के यहाँ पर संख्याएं ऐड हो गई 5। तो हम औसत देखते हैं। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इसने ये देखा है संख्या क्रमागत पूर्णांक हो, तथा इसने क्वेश्चन में ये बताया है कि यहाँ पे दिए गई संख्या जो n है वो एक विषम पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात n की संख्याएं हैं, अर्थात अगर हम इसे मान लें कि n की कुल संख्याएं अगर विषम हो, तो जैसे कि हम इनको क्रमागत 5 विषम संख्याएं मान लें और इनका जो औसत मान लें वो है a। 5 संख्याओं का औसत है, अर्थात 2 संख्या इस तरफ 2 संख्या इस तरफ। और इसके अंदर इसके बाद में हमको ऐड करना है कि पहले 2 संख्या ऐड करनी है, अर्थात पहले अगर हम 2 संख्या ऐड कर दें और 2 संख्या इसके बाद में हैं और उसके बीच के अंदर है a और 3 संख्याएं बाद में ऐड करनी है, अर्थात 3 संख्याएं और ऐड करनी है। कुल मिला के संख्याएं 4 इधर हो गई और 4 इधर हो गई और बीच के अंदर ये 2 संख्याएं आ गई, अर्थात एक संख्याएं जो औसत है और दूसरी संख्याएं जो इसमें ऐड हुई है वो हम मान सकते हैं कि औसत के आगे वाली एक विषम संख्या, अर्थात a+1। ओके, क्योंकि संख्याएं क्रमागत पूर्णांक है तो क्रमागत रूप से हैं, तो ये औसत a और 1 के अगली वाली जो संख्या होगी वो होगी 1 के अंदर 1 जोड़ने पर। तो कुल मिला के इन दोनों का योग और इन दोनों का योग का जो आधा होगा वो यहाँ पे क्या आएगा, औसत, ठीक है। तो हम यहाँ इन दोनों का योग कर देंगे, आ जाएगा 2a + 1/2 बराबर 2 का भाग जाएगा इनमें, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया a प्लस 1 के अंदर 2 का भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2। अर्थात जो हमको औसत प्राप्त होगा इन संख्याओं का वो होगा a + 0.5, ये इनका आ जाएगा औसत मान। तो नया औसत आ जाएगा 1 के अंदर 0.5 ऐड करने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत दे रखा है इसने 24। 5 सम संख्याएं होंगी और जिनका औसत कितना आएगा, 24 आ रहा है, अर्थात 2 संख्याएं इधर 2 संख्याएं इस तरफ सम संख्याएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम संख्याएं 2 पहले वाली ये आ जाएगी 22, ये आ जाएगी 20 और ये आ जाएगी 26 और ये आ जाएगी 28। अब इसने क्या रहेगा, पहले की 2 और बाद की 4 को भी शामिल कर लिया जाएगा, अर्थात इससे पहले वाली 2 और ऐड कर लें और इसके बाद की वाली 4 और ऐड कर लें, अर्थात 30, 32, 34 और 36 ये ऐड कर ली और ये इधर वाली कर लिया 18 और ये हो जाएंगी 16, ये और ऐड कर लिया जाए तो औसत में वृद्धि क्या होगी, अर्थात इनका औसत क्या हो जाएगा। अगर हम संख्याएं देंगे तो कुल मिला के कितनी संख्या हो जाएंगी यहाँ पे, 3, 3, 6 और 6, 5, 11। तो 5 संख्या इस तरफ वाली और 5 संख्या इस तरफ वाली और बीच का जो ये माना जाएगा वो आ जाएगा औसत, अर्थात हमारा औसत आ जाएगा 26। औसत पहले था 24, अब आ गया 26। 26 - 24 बराबर वृद्धि कितने की होगी, 2। तो ये 2 हमारा क्या आ गया, आंसर, अर्थात औसत में 2 की मान की वृद्धि हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है 50 से 150 के मध्य की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मध्य की विषम संख्याएं पूछिए इसमें, ठीक है। 50 से 50 खुद सम है, 150 खुद सम है। उसके बीच की जो विषम संख्याएं हैं अगर हम देखें तो 50 से आगे आ जाएगा 51 और इस तरह से ये सभी विषम संख्याएं आती जाएंगी और 150 से ठीक पहले वाली विषम संख्या होती है वो है 149। ये विषम संख्याएं हैं और सभी विषम संख्याओं का इसने पूछा है औसत मान क्या होगा।
क्योंकि हम औसत के मान का जो तरीका है वो जानते हैं, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों के बीच का जो मान होता है वो औसत होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है, विषम संख्या 151 है और सबसे बड़ी है वो 149, और इन दोनों का आधा जो हो जाएगा वो इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत। ठीक है, तो 51 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 200 बट्टे 2 बराबर आ जाएगा 100। अर्थात 50 और 150 के बीच की जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत आएगा 100। बिल्कुल इजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्रमिक विषम पूर्णांकों की श्रृंखला में प्रथम 7 पूर्णांकों का औसत दे रखा है 37, तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत मान क्या होगा। क्रमिक विषम पूर्णांक दे रखे हैं 13 और प्रथम 7 पूर्णांकों का औसत है 37। प्रथम जो श्रृंखला के अंदर 7 पूर्णांक दे रखे हैं उनके अंदर जो बीच का मान आ गया 37, ये संख्याएं 7 दे रखी हैं और ये 7 तो हो गई, 7 के अलावा कितनी बच गई, 6। अर्थात ये पूर्णांक आगे लिख सकते हैं। तो इन संपूर्ण श्रृंखला का औसत मान पूछा है इसने, तो ये आ जाएगा 13, तो 6 संख्याएं इस तरफ रह जाएंगी, 30, ये 6 संख्याएं एक तरफ रह गई और ये 6 संख्याएं एक तरफ रह गई। ये बीच वाला मान यानी कि ये आ जाएगा 39। 37 के बाद में विषम संख्या 39, इसके बाद में आती है 41 और उसके बाद में आती है 43। अर्थात जो मान आएगा उस श्रृंखला के औसत वो आ जाएगा 43। बिल्कुल इजी, कुछ भी टेंशन करने की बात नहीं, क्योंकि विषम संख्याएं क्रमागत रूप से हैं। क्रमागत रूप से हम जानते हैं विषम संख्याएं। नेक्स्ट वाली विषम संख्या लिखनी है, 7 पूर्णांक पहले से दे रखे थे हमको, अर्थात 3 संख्याएं आगे और 3 संख्याएं बीच वाला मान जो हमको 37 दे रखा था। क्योंकि संपूर्ण 13 का मान हमको ज्ञात करना था तो 6 संख्याओं के जोड़े बीच में बना ली और बीच का जो मान होगा वो हमको पता है क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, अर्थात इस संख्या के सेट का जो प्रतिनिधित्व करने वाली जो मान होता है उसे वो हम क्या कहते हैं, औसत। तो इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, 43। 43 ऐसा मान है जो जिसके इधर भी मान बराबर रहेगा और इधर भी मान क्या रहेगा, बराबर। ठीक है, अगली जो संख्या देखते हैं वो है 15 राशियों का औसत दे रखा है 30 और प्रत्येक राशि में से 6 घटाने पर नया औसत क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये मान दे रखा हो कि प्रत्येक से कोई चीज़ घटानी हो, प्रत्येक में कोई चीज़ जोड़नी हो, प्रत्येक के साथ में कोई चीज़ गुणा करनी हो, तो औसत मान के अंदर भी उतनी ही चीज़ की वृद्धि और उतनी ही चीज़ की क्या हो जाती है, कमी। अगर 6 घटाना है तो औसत के मान से भी क्या हो जाएगा, औसत के मान में भी कितने की कमी हो जाएगी, औसत में भी 6 की कमी हो जाएगी। अर्थात हम इसको करके भी देख सकते हैं और बिना करे सीधा डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम जब हल करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 15 पहले राशियाँ लिखनी पड़ेगी और उन सभी का औसत मान लिखना पड़ेगा कि 30 आएगा उन सभी का औसत मान, और फिर उन 30 मान के अंदर फिर वापस सभी राशियों में से हमको 6 घटाने, यानी कि उन सबको पीछे ले जाना है 6 सारे सभी का मान। उसके बाद में उस औसत के मान से हमको क्या बढ़ना पड़ेगा, वापस योग करके संख्याओं का भाग देना पड़ेगा, फिर उसका औसत आएगा। तो इससे कहीं अच्छा होता है कि उस औसत के मान के अंदर सेम टू सेम कमी हो जाएगी, क्योंकि सभी संख्याओं के अंदर बराबर कमी हो रही है। अर्थात संख्याएँ पीछे खिसक रही हैं 6 अंक, तो औसत का मान भी 6 अंक क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। अर्थात औसत का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ निश्चित राशियों का औसत दे रखा है 32, प्रत्येक राशि को करने पर नया औसत क्या होगा। इसके अंदर क्वेश्चन में कुछ
इस क्वेश्चन में प्रत्येक राशि को 1/4 करने पर यहाँ पर क्वेश्चन में 1/4 दे रखा है, ठीक है। तो नया औसत क्या होगा? निश्चित राशियों का 1/4 कर दिया जाता है सभी संख्याओं का, ठीक है, उन सभी राशियों। तो औसत की मान में क्या होगी? अगर संख्या के अंदर घटाना, प्रत्येक राशि को सेम संख्या से घटा रहे हैं, प्रत्येक राशि को सेम संख्या से गुणा कर रहे हैं, प्रत्येक राशि को सेम संख्या से भाग दे रहे हैं, तो औसत के मान में सेम टू सेम वही चीज़ हो जाती है। अर्थात अगर उसको घटा रहे हैं तो वो चीज़ घट जाएगी, अगर हम उसको जोड़ रहे हैं तो वो चीज़ जुड़ जाएगी, अगर वो चीज़ गुणा कर रहे हैं तो वो चीज़ गुणा हो जाएगी, और औसत के मान में अगर उसका भाग लगा रहे हैं तो वो चीज़ भाग लग जाएगी। अर्थात सभी राशियों को अगर 1/4 कर दिया जाए तो औसत के मान में कितने की औसत का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे औसत दे रखा है हमको 32। सभी राशियों को हम गुणा कैसे कर रहे हैं? 1/4 से। तो औसत के मान में कोई भी 1/4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 चौके 32। अर्थात नया औसत जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8। अगर हम एक दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से देखें कि 40 जो राशियाँ हैं उनका औसत हमको दे रखा हो, अगर 6 दे रखा है और हमको कह दिया कि प्रत्येक राशि को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो नया औसत क्या होगा? तो पहले जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 6। तो हम औसत के मान से इसका यहाँ पे अगर हम विस्तृत रूप से हल करें तो इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे कि सभी राशियों का योग याद करना पड़ेगा हमको। पहले तो राशियों की संख्या दे रखी 40, औसत दे रखा 6। तो औसत के मान से योग निकालने के हम क्या कर देते हैं? औसत को सभी राशियों से क्या कर देते हैं? गुणा। तो उन सभी राशियों का क्या आ जाएगा? योग। तो आ जाएगा 240। ये आ गया उसका योग। अगर हम उनको 3 से गुणा कर दें, सभी राशियों को 3 से गुणा कर दें, अर्थात 24 भी जो योग होगा वो भी कितना हो जाएगा? 3 गुणा। तो यह आ जाएगा 720। और 3 गुणा करने पर हमको नया औसत क्या प्राप्त होगा? 720 आ गया इसका योग। ये 3 से गुणा करने पर ओके, तो औसत क्या जाएगा? औसत बराबर योग 720 बटा राशियाँ कितनी दे रखी है हमको? राशियाँ हमको दे रखी हैं 720 और राशियाँ हमको कितनी दे रखी हैं? 40। ये राशियाँ 40 दे रखी हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 18 चौकी 72। नया औसत मान कितना आ गया? 18। अगर हम सीधा रूप में करें, क्योंकि 40 राशियों का औसत दे रखा है हमको 6, अगर प्रत्येक राशि को 3 से गुणा कर दिया तो नया औसत, क्योंकि हम जानते हैं कि जो तरीका होता है उसके अंदर जो प्रत्येक राशि का होता है वही मान किससे गुणा कर दिया जाता है? औसत के मान से। तो 6 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा? 18। ये मान और ये मान दोनों बराबर आते हैं। इसके अंदर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है हमको। कैलकुलेशन से पहले योग का मान निकालना पड़ता है, फिर योग का अंतर निकालना पड़ता है, उसके बाद में नया औसत निकलता है। और अगर हम सीधा रूप में करें, क्योंकि कंपटीशन में इतना टाइम होता नहीं है, तो डायरेक्ट रूप से एक चीज़ हमको याद रखनी है कि प्रत्येक राशि जिस चीज़ से गुणा भाग बाकी हो रही है सेम टू सेम वही परिवर्तन किसके अंदर हो जाएगा? औसत के अंदर। तो 3 से गुणा होने पर 3 से हम डायरेक्ट इसको गुणा करें 18 निकाल सकते हैं, या फिर योग करके हम इसको निकाल सकते हैं औसत का मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 व्यक्तियों का औसत भार 60 किग्रा है। एक अन्य व्यक्ति को शामिल करने पर उनका औसत भार 1 किलो बढ़ जाता है, तो व्यक्ति का भार कितना होगा? ये संख्या सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है जिसके अंदर परिवर्तन होता है औसत के मान में, अर्थात सारा का सारा औसत मान चेंज हो रहा है। 1 किग्रा औसत भार के अंदर वृद्धि हो रही है। तो हमें पता है
कि 1 किलो भार हो रहा है, इसका मतलब सभी व्यक्तियों के भार के अंदर 1-1 किलो की वृद्धि होगी। 30 व्यक्तियों के भार के अंदर 1-1 किलो की वृद्धि होगी। वही चीज़ किस में वृद्धि होगी? औसत के मान में। तो इसने डायरेक्ट दे दिया कि औसत के मान में कितनी वृद्धि हो रही है? 1 किलो की वृद्धि हो रही है। अर्थात जो नया व्यक्ति है, नया व्यक्ति उसका भार है जो नया व्यक्ति का भार है बराबर कितना आ जाएगा? 30 व्यक्तियों की औसत भार में वृद्धि। अर्थात 30 व्यक्तियों के औसत भार में कितनी की वृद्धि हो रही है? 1 किलो की वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये 30 किलो की वृद्धि हो रही है। एक तो उसका 30 किलो एक्स्ट्रा है, 60 ये हो रहा है कि जो औसत भार है 60 किलो, उसके अंदर कितनी की वृद्धि कर रहा है वो पूरे औसत भार में? 60 की जगह कितना कर रहा है? 61 किलो। अर्थात उसका खुद का भार भी कितना हो जाएगा? औसत भार के बराबर 61 किलो, सारा का सारा भार। तो ये कितना हो जाएगा? उन सभी व्यक्तियों का हो गया 30 प्लस उसका खुद का 61 एक्स्ट्रा, जो सभी का औसत मान आ रहा है वो, कुल मिला के उसका भार कितना था? 91 किलो। तो हम डायरेक्ट इस प्रकार से कर सकते हैं। एक हम इसको अलग रूप से कर सकते हैं, जैसे कि 30 व्यक्ति हैं, उनका पहले जो भार था औसत था वो 60 था, व्यक्तियों की संख्या 30 है, बराबर योग जो आ रहा था उनका वो कितना आ रहा था? 1800 kg आ रहा था। क्योंकि अब जो उनका भार हो गया, व्यक्ति हो गए वो 31 हो गए और उनका भार जो हो गया वो 61 हो गया। ठीक है, तो 61 से अगर हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 86 और कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा kg। ठीक है, तो कुल भार कितना हो गया? ये नया वाला भार और ये पुराना वाला भार। तो नए वाले भार से अगर हम इसको घटा दें तो कितना आ जाएगा? 91, जो कि क्या आ रहा है? सेम टू सेम। ठीक है, अगर हम इसको विस्तृत रूप में करना चाहें तो इस रूप में कर सकते हैं, और अगर हम शॉर्ट रूप में करना चाहें तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। यानी कि सभी व्यक्तियों के जो 30 व्यक्ति हैं उनके भार में 1-1 kg की वृद्धि हो रही है और उसका खुद का भार जो औसत भार है वो कितना बढ़ रहा है? 1 किलो। अर्थात जो दिया गया है वो भार 1 किलो बढ़ा के हम इसको सीधा जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बल्लेबाज का 19 पारियों का रनों का जो औसत है वो दे रखा है, एक निश्चित औसत है। 20वीं पारी में वह 100 रन बनाता है और औसत दर बढ़ जाता है, तो 20 पारियों का औसत क्या होगा? 19 पारियों के रनों का औसत एक निश्चित संख्या है, 20वीं पारी में उसने बनाए 100 रन। ठीक है, कुल मिला के, और औसत दर बढ़ जाता है, तो 20 पारियों का औसत क्या होगा? इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक है। इस क्वेश्चन के अंदर औसत जो उसका है वो यहाँ पे दे है वो है 2 बढ़ जाता है। अर्थात दे रखा है कि 19 पारियों का जो औसत है वो हमको पता नहीं है, इसने कोई ना कोई राशि बताई है, और 20वीं पारी में वो कितना रन बनाता है? 100 रन बनाता है, और उसकी वजह से उसका जो औसत मान था पहले वाला वो बढ़ जाता है 2 रन। तो 20वीं पारी का जो 20 पारियों का जो औसत है वो मान क्या होगा, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम इसमें पहले देखते हैं कि 19 पारियों के अंदर उसने बनाया, तो 19 जो पारी है उनके जो रनों का योग है वो कितना आएगा?
हम यहाँ पे क्योंकि औसत हमको पता नहीं है तो हम औसत को हम अक्स मान लेते हैं, ठीक है। माना 19 पारी का जो औसत है अक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 19 पारियों की रनों का योग जो होगा वो क्या होगा, संख्या हमको दे रखी है 19, औसत हमको दे रखा है x, तो उस सभी का योग हो जाएगा 19 x। तो 19 पारियों के औसत का मान जो योग होगा 19, ठीक है। 20वीं पारी में वह बनाता है 100 रन, तो औसत 20 पारी का औसत, क्योंकि 19 पारी तक औसत था x और ये कह रहा है कि वो बढ़ जाता है 2, तो 20 पारी का औसत जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा x + 2। परंतु जो 20 पारी का योग होगा रनों का योग होगा वो कितना हो जाएगा, औसत मान गुणा संख्या, तो क्या आ जाएगा योग, तो 20 गुणा औसत आ जाएगा, हमको पता है x + 2। अगर हम इसको गुणा कर दें तो आ जाएगा 20x + 20 प्लस इसने क्या बनाया कि यहाँ तक जो रनों का जो योग था वो कितना आ जाएगा, ये औसत, साथ में उसने कितने रन बनाए हैं एक्स्ट्रा 100 रन, उनको भी क्या कर देते हैं हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया योग आ गया इनका 20 + 40, और ये जो 100 हैं वो यहाँ पे ऐड ना होके यहाँ पे ऐड होंगे, क्योंकि 20 पारियों का जो योग है वो पहले से 19 पारियों का तो दे रखा है उसने, 19 पारियों का योग और रनों का योग तो वो आ रहा है 19x + 20वीं पारी में उसने रन बना लिए 100, तो ये ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि 19 पारियों का योग प्लस 20वीं पारी का योग आएगा, 20वीं पारी के रन आगे 100, तो इनका योग जो आएगा कुल मिला के वो आएगा इतना। जबकि हमको औसत दे रखा है उसने x + 2, तो 20वीं पारी का योग अगर हम औसत के हिसाब से निकाल दें तो ये आता है 20 + 20x + 40, ये इनका क्या जाता है औसत। ये योग आ गया, एक समीकरण ये आ गई और एक समीकरण हमारे पास ये आ गई, अर्थात ये समीकरण और हम कह रहे हैं कि 19x + 100 ये समीकरण आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात यहाँ पे अगर हम इस 19 को इधर ले आएँ और 40 इस तरफ पक्षांतरण कर दें तो कितना आ जाएगा 20x माइनस, क्योंकि इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, -19x बराबर ये 100 हैं, इनमें से 40 घटा देंगे तो बच जाएगा 60। अर्थात हम कह रहे हैं कि x का जो मान है वो आ जाएगा 60। x का मान जो था वो हमने पाया था 19 पारियों का औसत, 20वीं पारी का जो औसत हो जाएगा वो 20वीं पारी का जो औसत है वो कितना आ जाएगा x + 2, अर्थात x + 2 बराबर 60 + 2, तो 20वीं पारी का औसत जो आएगा वो आ जाएगा 62। और हमको पूछा है इसने 20 पारियों का औसत मान कितना आएगा, तो हम कह देंगे वो कितना आएगा 65। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि
गलती से दो संख्याओं 23 और 11 के स्थान पर 32 और 12 ले लिया, जिससे 100 संख्याओं का जो औसत निकला वो 30 निकला है। तो हमको बताना है कि शुद्ध औसत क्या था, अर्थात अगर ये गलती ना हो तब इनका औसत जो मान है वो कितना होगा। तो इसके लिए हम करते हैं, दो संख्याएं इसने कितनी थी, 23 और 11 था, तो इसने लिया कितना, संख्याएं 23 थी और एक संख्या थी 11। इसने इनकी जगह क्या लिख दिया, 32 और 12। इन दोनों संख्याओं के नीचे जो है लिखते हैं इनका अंतर कितना था, एक्स्ट्रा लिखा है इसने। ये जो अंतर है वो है 9, और ये जो 11 के स्थान पे इसने कितना लिखा है, 12, 1, बस इतना सा अंतर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा इसने। अर्थात जो अंतर हमके पास निकल के आया वो ये था कि इसने एक संख्या का अंतर 9 ज़्यादा लिखा है और एक संख्या का जो अंतर लिखा है उसने 1 ज़्यादा लिखा है। कुल मिला के बस इतनी गलती की इसने। कुल मिला के जो गलती थी वो कितने अंकों की थी, 10 अंकों की गलती है, यानी कि 10 पॉइंट उसने क्या कर दिया, गलत लिख दिया। 100 अंकों का 100 संख्याएँ थी, उनका औसत पहले कितना आ रहा था, संख्याएं का योग जो अगर हम लें तो संख्याएं कितनी है, 100, औसत हमके पास निकल के आया 30, तो हमके पास कितना आ गया, 3000। ठीक है, अगर हम इनको गुणा करें तो। परंतु गलती से इसने क्या किया है कि 10 इन संख्याओं के स्थान पे 10 मान क्या लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। तो शुद्ध जो योग हमारे पास आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, इसमें से हम जो गलत मान था अर्थात 10 मान जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया था उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं। तो हमारे पास जो मान आएगा वो आएगा कितना, 990। ये हमारे पास क्या आ गया, 4। तो औसत हमें पता है योग बट्टे संख्या, संख्या है 100 का अगर हम भाग लगाएं तो दशमलव भिन्न के नियम के हिसाब से यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो 2 अंक छोड़ के 1 और 2 अंक छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 29.90। तो नया जो औसत मान आएगा वो कितना आएगा, 29.90। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 परीक्षणों का जो औसत है वो 36 निकला। बाद में पता चला कि उनमें से एक परीक्षण को 48 के बजाय 84 तथा एक को 32 के बजाय 23 लिख दिया गया। तदनुसार सही औसत क्या है। 50 परीक्षण थे, उनका औसत हमको दे रखा है 50 जो परीक्षणों का औसत तो है हमारे पास, परंतु हम इनका योग निकाल लेते हैं सीधा ही। तो निकाल लेते हैं 50 कुल संख्याएं और औसत था 36, तो इनका जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 36 5 180 और 190 हो गया 1800। इनमें परीक्षणों में गलती कहाँ पे की है इसने, 48 जो था और एक जो परीक्षण था वो था 32। उसने 48 के स्थान पे लिखा था 84 और 32 के स्थान पे उसने लिखा था 23। बत्तीस के स्थान पे इसने लिखा था 23। ठीक है, क्योंकि 50
इसका जो अंतर था वो कितना था, ये माइनस में 9, क्योंकि इसने 9 कम लिखे थे और इस संख्या के अंदर इसने लिखे थे ज़्यादा। कितने ज़्यादा लिखे, इसने यहाँ पे लिखे थे 36 अंक ज़्यादा। ये 9 है, 36 प्लस है और ये माइनस। कुल मिला के अंतर कितना हो गया इनका, इन संख्याओं के 27, जो अंतर है वो 27, और ये जो हमारे पास योग आया था वो 1800। तो नया जो योग है वो नया योग कितना आ जाएगा, 1800 में से 27 ज़्यादा लिखे थे उसको घटा देंगे, 7 3 7 और ये आ जाएगा 17। $1773। अब इसके अंदर हम भाग लगाएंगे संख्याओं का। संख्याएं थी 50, इसका लगा देंगे भाग। तो नया जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 3 15 बच के 2 25 बच गया 2 5 चौके 20 6 पंजो 30। इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि इतना तक ही जाएगा, और एक शून्य की वजह से यहाँ पे लग जाएगा 10। तो जो हमारा जो मान आएगा वो इतना आ जाएगा 35.46। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 परीक्षणों का जो औसत है वो 30 दे रखा है। प्रथम 6 परीक्षणों का औसत 32 है, तो शेष परीक्षणों का औसत क्या होगा। 10 परीक्षण दे रखे हैं 30, प्रथम 6 परीक्षणों का जो औसत है वो कितना दे रखा है उसने, 30। इसको हम अगर विस्तृत रूप से करके चेक करें तो पहले हम देख लेते हैं योग। 10 परीक्षणों का योग होगा, कुल मिला के 10 हैं, औसत उनका है 30, तो कुल योग उनका आ रहा है 300। 6 परीक्षणों का योग दे रखा है उसने, 6 का जो योग है परीक्षणों का वो कितना आ रहा है, परीक्षण है 6 और उनका औसत है 32। तो जो हमारे पास मान प्राप्त होगा वो होगा 192। ये तो प्रथम 6 परीक्षणों का योग दे रखा है, ठीक है। बाद के 4 परीक्षणों का जो हमको योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 300 में से इसको माइनस कर देते हैं, तो 300 में से माइनस करने पर कितना आएगा, 8 और 0 और 1, 108। अर्थात अंतिम 4 जो परीक्षण हैं अंतिम 4 परीक्षणों का जो योग है वो हमको आ गया 108, और औसत के लिए हम क्या करेंगे, जो आया है योग उसमें भाग लगा देंगे 4 का, तो 7 चौक 28। अर्थात अंतिम 4 परीक्षण का जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, 27। यही पूछा है इसने यहाँ क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 11 परीक्षणों का जो औसत है वो है 60, प्रथम 5 का औसत 58 और अंतिम 5 का औसत 56 है, तो छठा परीक्षण क्या होगा। प्रथम 5 का जो औसत उसने दे रखा है वो 58 है, और अंतिम 5 का जो दे रखा है वो 56 दे रखा है।
अर्थात बीच का जो एक संख्या छोड़ दी उसने और उस संख्या को पूछा है उसने। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 11 परीक्षणों का जो कुल योग है वो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा। 11 गुना 60 बराबर 660। 5 परीक्षणों का जो प्रथम 5 का योग कितना आ जाएगा, क्योंकि उनका जो औसत दे रखा है 58 गुणा कर देंगे 5 से, तो उनका जाएगा 290। और अंतिम जो 5 हैं का योग वो दे रखा है उसने, औसत दे रखा है 56 गुणा 5। तो इनका जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 30 28 280। कुल योग इन 10 परीक्षणों का जो 5 और 5 इन दोनों का योग कितना आ जाएगा 290 और 280, 56 560 और 10 570। इनका योग आ गया 570। तो बच का जो एक उसका कितना आएगा 6वां परीक्षण, जो 6वीं संख्या है वो कितनी आ जाएगी, कुल योग 660, इसमें से घटाना कितना है 570, बच गया कितना 90। तो 6वां परीक्षण कितना आ जाएगा हमारे पास 90। यही क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन औसत के आगे हम चर्चा करेंगे बाकी क्वेश्चनों पर अगले वीडियो के अंदर।